गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स की अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल कैश बुक कैसे तैयार की जाती है और सिंपल कैश बुक से कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है उसके बारे में जाना था। आज हम देखेंगे टू कॉलम कैश बुक के बारे में। टू कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट टू अकाउंट्स एट अ टाइम, यानी कि जो दो खाने वाली रोकड़ बही रहती है उसमें दो खाते एक साथ दिखाए जाते हैं। Therefore, it has two amount columns on debit side and two columns on credit side। इसी कारण से राशियों को लिखने के लिए दो खाने डेबिट पक्ष में और दो खाने क्रेडिट पक्ष में तैयार किए जाते हैं। टू कॉलम कैश बुक कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। टू कॉलम दो खाने वाली रोकड़ बही को हम निम्नलिखित किन्हीं भी प्रारूप में तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मेट रह सकता है हमारा कैश और डिस्काउंट कॉलम वाला, दूसरा बैंक और डिस्काउंट कॉलम वाला, और तीसरा जो फॉर्मेट है वो कैश और बैंक कॉलम वाला हो सकता है। व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार टू कॉलम कैश बुक को तैयार कर सकता है। कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें कैश बुक विद बैंक कॉलम रहेगी, तो उसे हम पढ़ते हैं। जनरली बिजनेसमैन डील इन बोथ कैश एंड चेक। सामान्यतः क्या रहता है, व्यापारी भुगतान या प्राप्तियां कैश और चेक के माध्यम से ही करते हैं। Thus, the cash book with two column of cash and bank is maintained। इसी कारण से क्या है, एक ऐसी रोकड़ बही तैयार की जाती है जिसमें कैश और बैंक कॉलम होता है। Cash column has debit balance always, while bank column can have debit as well as credit balance। जो हमारा कैश कॉलम रहेगा उसका हमेशा ही हमें डेबिट बैलेंस आएगा, जबकि जो हमारा बैंक कॉलम रहेगा उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। डिपेंड करता है हमने बैंक में कितना पैसा जमा करवाया और कितना पैसा वहां से विड्रॉ करा है। क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर हमारे बैंक कॉलम का बैलेंस क्रेडिट आता है या क्रेडिट बैलेंस उसका रहता है तो वो क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। मीन्स हमने जितना बैंक में पैसा जमा था उससे ज़्यादा विड्रॉ किया है, इसे अधिविकर्ष कहते हैं। यह एक सुविधा है जो बैंक अपने उन ग्राहकों को प्रदान करता है जो बैंक की नज़र में या जिनकी साख बैंक की नज़र में अच्छी होती है और उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया होता है। Those transactions which have effect both on cash and bank account, yet double entries are completed in the cash book। ऐसे लेन देन जिनका प्रवाह रोकड़ तथा बैंक इन दोनों खातों पर ही पड़ता है, उनका दोहरा लेखा इसी रोकड़ बही में पूरा हो जाता है। ऐसे लेन देनों की प्रविष्टियों को क्या कहते हैं, हम विपरीत प्रविष्टियां या कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। दो खाने वाली रोकड़ बही टू कॉलम कैश बुक का स्पेसिमेन या फॉर्मेट देख लेते हैं। प्रारूप सिंपल कैश बुक की तरह ही डेबिट और क्रेडिट साइड रहेंगे। इसमें डेबिट साइड में हमारे 5 कॉलम रहेंगे, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉलियो, फिर कैश का कॉलम या फिर डिस्काउंट का कॉलम यहाँ हो सकता है हमारा, और फिर उसके बाद बैंक का कॉलम। 5 कॉलम हमारे डेबिट साइड में रहेंगे और 5 ही कॉलम हम क्रेडिट साइड में बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, कैश और फिर बैंक। जो बैंक के माध्यम से प्राप्तियां होंगी वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो बैंक के माध्यम से भुगतान होंगे उन्हें हम क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार कैश के संबंध में कैश कॉलम और यहाँ पर भी कैश कॉलम। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग टू कॉलम कैश बुक। अब हमें जब टू कॉलम कैश बुक हम तैयार करेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो हम जानेंगे। अगर हम टू कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम तैयार करें तो उस दशा में कटौती के खानों का शेष नहीं निकालेंगे, इनका जोड़ लगाया जाएगा। कटौती के डेबिट पक्ष के जोड़ के सामने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डेबिट लिखा जाएगा, और क्रेडिट पक्ष के जोड़ के सामने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और आगे क्रेडिट लिखा जाएगा। When two column cash book with bank column maintained, then bank account is not open in the ledger। जब हम टू कॉलम कैश बुक जिसमें हमारा बैंक कॉलम भी रहता है तो उस दशा में हम लेजर में अलग से फिर बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। Bank charges are nominal amount charged by the bank for its services extended to customer। Bank charges are credited as by bank charges in the cash book। बैंक चार्ज अगर बैंक के द्वारा लगाए जाते हैं तो उन्हें हम कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में बाय बैंक चार्जेस से लिखेंगे। रिसीट ऑफ चेक, इट हैज टू सिचुएशन। अगर हम
चेक के माध्यम से क्या है भुगतान प्राप्त करते हैं, ये पैसा हम प्राप्त करते हैं। तो उस दशा में हमारे पास ये दो स्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन रहेगी कि बैंक खाने में लिखना, यदि हम प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं, यानी कि कोई हमें चेक के माध्यम से पैसा दे रहा है तो और उस चेक को हम सेम डे क्या है बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो राशि को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में, और जो बैंक कॉलम रहेगा उसमें। दूसरी सिचुएशन रोकड़ खाने में लिखना, यानी कि जो कैश कॉलम है उसमें लिखना, यदि हम प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाते, यानी कि जिस दिन हमें चेक के माध्यम से पेमेंट मिल रही है उस दिन हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं, तो फिर ऐसे चेक को हम क्या मान लेंगे, रोकड़ या कैश मानकर डेबिट पक्ष में जो कैश कॉलम रहेगा उसमें उसका अमाउंट हम लिखेंगे। रोकड़ खाने में लिखा गया चेक जब बाद में किसी और दिन बैंक में जमा करवाया जाएगा, यानी कि चेक तो आया है हमारे पास, तो हम उसे जब बाद में क्या है बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो इसके लिए हम काउंटर एंट्री करेंगे। यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि चेक की राशि तभी रोकड़ खाने में लिखी जाएगी जब चेक कैसा रहेगा, वाहक या फिर आदेश चेक, यानी कि बियरर या फिर ऑर्डर चेक होगा। केवल उसी टाइम हम क्या है जो चेक से मिलने वाला पैसा उसे हम रोकड़ खाने में लिख सकते हैं। अगर हमें क्रॉस चेक या रेखांकित चेक प्राप्त हुआ है तो राशि सीधे बैंक के खाने में ही लिखी जाएगी, यानी कि हम उसे नकद नहीं मान सकते और उसे कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे चेक की राशि नकद रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। When a bearer check is received, it is debited in cash account. जब हमें एक वाहक चेक मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, जो कैश बुक है उसके कैश कॉलम में डेबिट कर देते हैं। If such check is endorsed to a creditor, then cash account is credited. और फिर इसके बाद अगर ये चेक हम एंडोर्स कर देते हैं किसी लेनदार के लिए, तो कैश अकाउंट को फिर क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है, और क्रेडिटर या लेनदार के खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चेक को ट्रीट किया गया होता है कैश के रूप में, और क्योंकि इसे हमने बैंक में जमा ही नहीं करवाया। When deposit check is dishonored, कई बार क्या रहता है कि हमने बैंक में चेक तो जमा करवा दिया परंतु वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। Then their dishonoring is recorded in the cash book by crediting the bank column. तो उस दशा में हम क्या करेंगे, इस डिसऑनरिंग के लिए क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में वो अमाउंट लिखेंगे। It must be kept in mind that if a discount has been allowed on receipt of check, और साथ ही साथ हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब हमने वो भुगतान प्राप्त किया और कोई वहाँ पर कटौती दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उस कटौती को फिर कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, साथ ही उस राशि के साथ जो हमें चेक के माध्यम से मिली है। इस तरह से हमें जो चेक दिखाई देगा वो बियरर चेक कहलाता है। ठीक है, इसमें पे राजन या फिर और बियरर लिखा है, जैसे साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दूसरा हम चेक देखते हैं जो ऑर्डर चेक कहलाता है, अब यहाँ पर और बियरर था, जैसे दूसरे चेक में और बियरर को काट दिया गया है। जब इस और बियरर को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है तो भुगतान केवल जो जिस व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा उसे ही प्राप्त होगा, और इस तरह का चेक फिर क्या बन जाता है, आदेश या फिर ऑर्डर चेक वो कहलाता है। क्रॉस चेक या रेखांकित चेक कैसे रहते हैं, जिनके लेफ्ट हैंड साइड पे दो लाइनें खींच दी जाती है कॉर्नर पे, तो वो कैसे कहलाते हैं, चेक रेखांकित या क्रॉस चेक रहते हैं, और ये फिर अकाउंट के माध्यम से ही उन्हें मिलते हैं, यानी कि पैसे अकाउंट में ही जाएंगे जिस भी व्यक्ति का नाम रहेगा। इस तरह से दूसरा भी क्रॉस चेक है। आइए टू कॉलम कैसे तैयार की जाती है, न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक डिस्काउंट कॉलम वाली हम कैश बुक तैयार करने का ट्राई करेंगे। ये हमारे पास फिगर्स दे रखी हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ये दोस्तों, आइए चेक करते हैं। वही वाली फिगर्स यहाँ पर हमने दोबारा से लिख दी हैं। तो
जैसे हम बनाते हैं 2 कॉलम कैश बुक लिख लिया, डेबिट क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर अभी के लिए लिखा है क्योंकि अंडरस्टूड ये है, जब 2 अलग कॉलम रहेंगे तो वो 2 कॉलम कैश बुक ही कहलाएगी। तो हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को क्या है, कैश बैलेंस है। जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, किसके, कैश बुक के। कैश बैलेंस है तो कैश कॉलम में, डेट कॉलम बना लेते हैं, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और कैश। 1 अप्रैल 2019 कैश बैलेंस कितना है हमारा, 8000। कहाँ लिखेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। 2019 1 अप्रैल और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और ये आ गया हमारा 8000। ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन हमारी हुई है कितनी तारीख को, 4 अप्रैल को, और यहाँ क्या हुआ है, कैश परचेजेस। हमने क्या किया है, माल को खरीदा है और नगद में उसका भुगतान किया है। एंट्री की अगर हम बात करें तो क्या एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि भुगतान हुआ है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। 2019 4 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है हमारा 2000, तो हमने यहाँ 2000 लिख लिया। अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं, वो कब हुई हमारी, 8 अप्रैल को, कैश सेल्स। अब क्या हुआ है, नगद में हमने वस्तु को बेचा है। जब हम वस्तु को बेचते हैं तो हमें कैश आता है, एंट्री क्या बनती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैसे भी हमने पहले बात की कि डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, जो प्राप्तियां रहती हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी रहते हैं वो भुगतान यहाँ लिखे जाते हैं। कई बार आपको पर्टिकुलर की जगह रिसीट्स और यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या है, पेमेंट्स दिखाई देंगी। तो 8 अप्रैल की जो हमारी ट्रांजेक्शन उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश सेल हुई है यानी कि हमें नगद प्राप्त हुआ है, तो वो दिखाएंगे हम डेबिट साइड में, लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख लिया हमने 5000। उसके बाद है हमारे पास 12 अप्रैल का, यहाँ क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम राकेश अलाउड हिम डिस्काउंट। अब हमने क्या किया, राकेश कोई हमारा देनदार था, उससे हमने, डेटर था, उससे हमने पैसे हमें प्राप्त हुए और हमने उसे क्या है, पैसे जल्दी देने के लिए क्या है, डिस्काउंट भी दे दिया और 200 रुपये। जब हम डिस्काउंट डेटर को देते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान होता है, और पहले भी मैंने बात की कि जो डिस्काउंट अकाउंट है वो किस तरह का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल के रूल क्या रहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो उसे हम दिखाते हैं डेबिट साइड में। कैश रिसीव हुआ किससे, राकेश से, तो एंट्री बनी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 अप्रैल को टू राकेश, डिस्काउंट को हम डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे और जो हमें कैश मिला वो हमने कैश वाले कॉलम में लिख लिया। अब उसके बाद 15 अप्रैल आ गया, कैश पेड टू रामलाल। अब रामलाल कोई था, उसे हमने क्या किया, नगद भुगतान किया, तो रामलाल क्या बन गया, रिसीवर, और कैश हमारा जा रहा है, तो रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भुगतान की अगर हम बात करें तो हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, तारीख हम डाल देंगे 15 अप्रैल और यहाँ लिख देंगे बाय रामलाल, और कितना पैसा गया उसको, 5600। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 20 अप्रैल को, क्या व्यवहार हुआ हमारा, वेजेस पेड। हमने क्या है, मजदूरी का भुगतान किया है। जब मजदूरी देंगे तो उसके लिए हम कैश का भुगतान करते हैं, तो भुगतान हम किस साइड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे और तारीख डालेंगे 20 अप्रैल, और यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट 200 रुपया। फिर आ जाते हैं हम अगली ट्रांजेक्शन पे 28 अप्रैल। अब हमें क्या है, रेंट रिसीव हुआ है, हो सकता है हमारे कहीं प्रॉपर्टी हो जो हमने किराए पे दे रखी हो, रेंट रिसीव हुआ, उसके लिए हमें कैश आया, प्राप्तियां डेबिट साइड में 28 अप्रैल टू रेंट अकाउंट, और 700 रुपये जितना आया। 30 अप्रैल अगली ट्रांजेक्शन क्या है हमारे, 30 अप्रैल को हमने क्या किया है, सैलरी दी है, और सैलरी कितनी दी है, 120 रुपये, भुगतान किया क्रेडिट साइड 30 अप्रैल और बाय सैलरी अकाउंट 120। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, पहले बात की गई है, जो कैश कॉलम रहेगा हमारा वो हमें हमेशा ही डेबिट बैलेंस दिखाएगा, तो हम डेबिट साइड का टोटल पहले करेंगे। जो डिस्काउंट कॉलम रहेगा इसका हम शेष नहीं निकालेंगे, इसका हम टोटल ही करेंगे,
यानी कि यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं की जाएगी। तो डिस्काउंट कॉलम का अगर हम टोटल करें तो 200 आ जाता है, और जैसे हमने पहले पढ़ा इसके सामने हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैश कॉलम का हमने टोटल किया है। अब इसी टोटल को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो 8 5 13, ये 22,500 आ गया हमारा, और यहाँ पर भी 22,500। परंतु अगर हम देखेंगे ऊपर वाली फिगर्स 22,500 नहीं बन रही है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD से। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हम इसी बैलेंस को आगे कैरी कर देंगे अगले मंथ पे, और वो लिखेंगे टू बैलेंस BD 22,500, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो आगे व्यवहार दे रखे हैं उससे हमने क्या बनाना है, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम रहेगा। ये हमारे पास दे रखे हैं 2018 है, कैश का बैलेंस दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है, फिर वैसे ही ट्रांजेक्शन डेट वाइज हुई है, तो उन्हें हमने रिकॉर्ड करना है या लिखना है किसमें, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक का कॉलम रहेगा। तो इसमें हम डिस्काउंट का कॉलम नहीं बना रहे, तो यहाँ पर जो 20 अप्रैल को दे रखा है ना, पेड टू पवन बाय चेक डिस्काउंट अलाउड, तो इस डिस्काउंट को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। करते हैं क्वेश्चन आंसर को। वापस से ये फिगर्स लिख के थोड़ी छोटी करके, ताकि थोड़ी सुविधा रहे, वापस ना जाना पड़े लास्ट स्लाइड में। ऐसे 2 कॉलम कैश बुक हम तैयार कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन ये बैलेंस है, तो हम उन बैलेंस को ही क्या करेंगे, कैरी करेंगे इस मंथ के लिए। तो हम लिखेंगे 2018। ये फिगर्स नहीं, ये थोड़ा चेंज है, गलती हुई है टाइप करने में। जो भी ये रहेगा वो आपने लिखना है यहाँ पर 1 अप्रैल, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश का कैश कॉलम में और बैंक का बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 अप्रैल रिसीव्ड कैश, कैश मिला तो हम कहाँ लिखेंगे, प्राप्तियां किस तरफ, डेबिट साइड में, भुगतान किस तरफ, क्रेडिट साइड में। यानी कि जो भी रिसीव्स रहेंगे वो डेबिट साइड में, और जितनी भी पेमेंट्स रहेंगे वो क्रेडिट साइड में। 2 अप्रैल लिख लिया हमने। कैश रिसीव फ्रॉम अजय, तो यहाँ टू अजय, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा ले, या फिर अपोस्ट्रोफी S, या फिर टू अजय अकाउंट। अगर आपने अकाउंट लिखना तो अपोस्ट्रोफी S के साथ अजय's अकाउंट, और आगे हम लिखेंगे 2000, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी पेड कैश टू सन्नी, सन्नी को हमने भुगतान किया। डिस्काउंट का हमारे पास यहाँ कॉलम नहीं है, तो हम डिस्काउंट को यहाँ नहीं लिखेंगे। 4 अप्रैल और बाय सन्नी 1500, ठीक है। कैश में दिया तो कैश कॉलम लिख लिया हमने। फिर उसके बाद रिसीव फ्रॉम शरद बाय चेक। अब अगर ये क्रॉस चेक होता तो हम इसे बैंक कॉलम में दिखाते, पर ऐसे यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो हमने ये माना कि ये कैसा है, बियरर चेक है, और इसे डिपॉजिट भी नहीं करवाया, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, जैसे हमने पहले बात की। 16 अप्रैल रिसीव किसी हुआ शरद से, टू शरद और 3000। फिर अगली यहाँ पर है 20 अप्रैल पेड टू पवन बाय चेक। अब हमने पवन को चेक के माध्यम से भुगतान किया, और उससे हमने उसको हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का कॉलम है नहीं, तो वो दिखाना नहीं है। तो पेमेंट किस तरफ, क्रेडिट साइड, और यहाँ लिखेंगे बाय पवन, और कॉलम रहेगा हमारा बैंक 2000, 20 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यानी कि यहाँ इस व्यवहार में हमारे पास कैश भी और बैंक भी, रोकड़ और जो बैंक रहेगा दोनों इन्वॉल्व है। कैश को हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, बैंक में एंट्री बनेगी हमारी बैंक टू कैश। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में कर लेते हैं। तो डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ लिखा है हमने, क्रेडिट में लिख लिया
जैसे बैंक टू कैश बना, तो अब यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक, और कॉलम कौन सा रहेगा हमारा, कैश का रहेगा। और वैसे ही इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो एंट्री बनी हमारी बैंक टू कैश, तो यहाँ पर टू कैश पर कॉलम रहेगा हमारा बैंक का। लेजर फोलियो के सामने हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई पृष्ठ संख्या नहीं आएगी, हम लिखेंगे सी। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। फिर आ जाता है 21 अप्रैल, दोबारा से पेड बाय चेक फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। अब हमने क्या किया है, मशीनरी को परचेज किया है। जब हम स्थायी संपत्तियों को खरीदते हैं तो उसके लिए जो भी संपत्ति खरीदी उसी का अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। अगर बिल्डिंग खरीद तो बिल्डिंग, मशीनरी है तो मशीनरी, कुछ और चीज़ है तो फर्नीचर है तो फर्नीचर। तो हमने जब मशीनरी को खरीदा तो उसके लिए क्या है, भुगतान किया, और किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से। तो भुगतान कहाँ दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड में 21 अप्रैल पे ही, और बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और कॉलम कौन सा आ गया हमारा, बैंक का। अब उसके बाद आ गया हम 28 अप्रैल के लिए। 28 अप्रैल में रेंट पे किया है, भुगतान क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम 28 अप्रैल और लिखेंगे बाय रेंट, और कॉलम ऐसा यहाँ नहीं लिखा है कि बैंक या चेक के माध्यम से, तो हम यहाँ इसे कैश में ही लिखेंगे। और उसके बाद बैंक चार्जेस, जो बैंक अपनी सेवाओं के लिए लगाता है तो उसे चार्जेस हैं, तो इसे भी हम कहाँ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और 30 अप्रैल बाय बैंक चार्जेस, और कॉलम रहेगा हमारा बैंक का। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारी कैश बुक रहेगी और उसमें कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, तो डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं। यहाँ थोड़ा एक साथ चला है, तो हम देखेंगे इसके डेबिट साइड का बैलेंस आ जाता है हमारा 3, 3, 6, 2, 8। इसका टोटल हमने कर लिया। पर जो हमारा बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी होगा। तो पहले हम एक बार देख लेंगे कि कौन सी साइड बढ़ी है, तो उसी साइड का हम टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड हमारी बैंक कॉलम की बढ़ी है, तो 10, 2, 12 और 1, 12,100। तो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे 12,100। फिर इस टोटल को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग करेंगे, तो 8,000 हमने कैश का टोटल किया था और 8,000 को यहाँ लिखा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3, 4, 4.5, 4.5 8,000 के बराबर नहीं है। जो डिफरेंस है वो फिर हम लिखेंगे 30 अप्रैल को ही बाय बैलेंस CD 3500। वैसे ही अगर हम बात करें, हमने 12,100 क्रेडिट साइड का टोटल पहले किया और उसे लिखा हमने डेबिट साइड में, यहाँ पर बैंक कॉलम में। पर ऊपर अगर हम देखेंगे तो 5,000 लिखा है और 7,000 12,100 के बराबर तो नहीं होता है, तो जो डिफरेंस है उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। और इसे हम ओवरड्राफ्ट से डिनोट करेंगे 5,100। अब ये वाला जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और ये वाला जो बैलेंस रहेगा वो डेबिट साइड में। तो हम लिख लेते हैं अगले मंथ के लिए 2019 फर्स्ट में, और यहाँ लिखा हमने टू बैलेंस BD। कैश का हमारे पास डेबिट बैलेंस आ गया, और वैसे ही बैंक का हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया, और इस बैलेंस को उठाया और हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD लिखा और ओवरड्राफ्ट। और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पैटी कैश बुक देखेंगे। धन्यवाद।